क्या कहा, देखो हमने शुरुआत की, हमने कहा देखो दिस इज अ रेक्टेंगल जिसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड, इस केस में v इंटू टी आ जाएगा। बट अगर v वेलोसिटी है, t टाइम है, तो आप ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो v इंटू टी को डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो। हाँ सर बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमने कहा अब हम क्या करते हैं, अब हमने ये टाइम वाले लाइन को एक्सटेंड किया, इसको भी एक्सटेंड किया, और अब मैं कह रहा हूं कि देखो दिस इज एक्चुअली अ ग्राफ according to which velocity of particle is changing. In this particular case ये velocity constant है। हमेशा velocity constant रहेगी क्या? Not necessarily. So ये जो कर्व है या ये जो लाइन ग्राफ है, इसके नीचे का एरिया मतलब ये y एक्सिस की प्रॉपर्टी एंड इस x एक्सिस की प्रॉपर्टी, इनका प्रोडक्ट, और ये आपको दे देगा इन दोनों प्रॉपर्टी का प्रोडक्ट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। सो इस प्रकार से x एक्सिस की प्रॉपर्टी एंड y एक्सिस की प्रॉपर्टी इनको मल्टीप्लाई करना और उनके कॉम्बिनेशन से जो प्रॉपर्टी बनती है वो प्रॉपर्टी निकालना इज एक्चुअली इंटीग्रेशन। सर हमेशा ये इतना ही सिंपल रहेगा क्या? तो नहीं, समटाइम्स ये वेलोसिटी इस प्रकार से कांस्टेंट ना रहते हुए वेरिएबल, तो ये वेरिएबल रह सकती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एखादे पार्टिकल की वेलोसिटी इस प्रकार से चेंज हो सकती है क्या? बिल्कुल सही है सर, इस प्रकार से चेंज हो सकती है। अब अगर इस प्रकार से वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यहाँ पर हम एरिया कैसे निकालेंगे? ये है t1, दिस इज t2, ये वेलोसिटी है इस पार्टिकल की जो टाइम के साथ इस प्रकार से वेरी हो रही है। और हमें पता है, मैंने एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर किया, तो आपको फिर देखो सर, आपने जो पोर्शन कंसीडर किया है यहाँ पर वेलोसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो ये जो छोटा सा टाइम है dt, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुई है यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी? कोई भी ये v, तो ये जो ये हाइट हो गई v और ये विड्थ हो गई dt, लगे तो मैं निकाल कर दिखाता हूँ। तो ये dt एंड दिस इज v, तो ये v dt जो है ये आपको डिस्प्लेसमेंट देने वाला है। सही है? हाँ सर बिल्कुल। yes, पर ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट है? तो ये छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है ds, जो ये छोटे से टाइम dt में हुई है। तो अब मुझे बताओ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है a और ये फाइनल पॉइंट है b, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो अगर हमें निकालनी होगी, वो कैसे निकालेंगे? स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करेंगे। स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करता हूं, तो क्या हम जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें ये एरिया मिस होगा? और ये एक
ऐड हो जाएगा। सही है, ये एरिया जो आपका यस कंसर्न नहीं है वो एरिया ऐड होगा एंड ये एरिया मिस हो जाएगा, तो आपका आंसर तो थोड़ा सा गलत आएगा। और इस ग्राफ में ठीक है कि कुछ ना कुछ मिस हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। अगर ये ग्राफ ऐसा रहता तो सब पार्ट ऐड हो जाता, तो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा वैल्यू आती। ऐसे केस में कैसा करेंगे फिर? ये गलत नहीं है पर ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, ये बहुत क्या कहेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा। अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना चाहिए? सर आप एक काम करो ना, आप ऐसे छोटे छोटे एरिया ले लो और उनको ऐड करो। ये एक एरिया ले लिया, ये दूसरा एरिया ले लिया, ऐसा ही इधर का एरिया ले लिया। ऐसे सब छोटे छोटे एरिया ले लो और उनको ऐड करते जाओ। चलेगा क्या? यस सर। यस सर। चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व आपको आपकी जरूरत वाली चीज जो है विच इज डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस। देखो मैं ये टिपिकल केस में डिस्प्लेसमेंट है इसलिए डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूँ। वी कैन कैलकुलेट एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, सो लगे तो अपन इसे ये एक एरिया लिया है, ये दूसरा लिया है, सो दैट हम इसे आइडेंटिफाई कर सके। दिस इज थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, ओके बढ़िया है। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर कुछ पार्ट मिस हो रहा है? यस सर। तो यस अगर सर। उसे भी इंक्लूड करना है तो क्या करना पड़ेगा? और छोटी करनी पड़ेंगी। इसको और छोटा करना पड़ेगा। ओके, तो आपका कहना कुछ ऐसा है क्या? सर इसके भी दो पार्ट बना दो। छोटे छोटे दो पार्ट बना दो इसमें, या ज्यादा पार्ट बना दो। क्या जो एरिया मिस हो रहा था वो कम हुआ है? यस सर। देखो यस सर। पहले इतना एरिया मिस हो रहा था, अब इतना सा ही एरिया मिस हो रहा है। तो अगर मुझे ये मिस होने वाला एरिया कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्ट्रिप्स और छोटी करनी पड़ेगी। स्ट्रिप्स और छोटी करनी पड़ेगी। तो देखो अभी हम क्या कह रहे हैं, हम एरिया निकाल रहे हैं बाय छोटी छोटी स्ट्रिप्स। ठीक है, तो पहले हमारी 6 स्ट्रिप थी तो कुछ पार्ट छूट रहा था, अब हमने और छोटे छोटे स्ट्रिप्स के पार्ट कर दिए और उनको जोड़ दिया। तो जैसे मैं कह रहा हूँ पहले केस में v की वैल्यू कुछ v1 रहेगी और ये छोटा सा टाइम इसे dt1 कहता हूं मैं। यहाँ दूसरे पार्ट में वैल्यू v2 टाइम dt2। ऐसे आप गए v6 dt6 इसके तक। ये dt6 है और ये हाइट v6 है।
ठीक है। अब इसके और पार्ट करेंगे तो क्या ये नंबर बढ़ जाएगा? हाँ सर, बढ़ जाएगा। तो ऐसे वक्त आप मैथमेटिक्स का एक ऑपरेशन यूज करते हो, इतने सब 6 स्ट्रिप्स के, हर स्ट्रिप के 3-3 पार्ट, मतलब 18। तो ये बड़ी लंबी लाइन हो जाएगी, तो आप उसके जगह कहते हो वी आई इंटू डेल्टा टी आई, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 18। कौन से केस में? अगर मैंने ये 6 स्ट्रिप्स के 3-3 पार्ट किए, तो यहाँ के 3 प्लस यहाँ के 3 प्लस यहाँ के 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 9 प्लस 9 18, इसलिए 18 लिखा है। पर आप में से कोई कहेगा सर नहीं, मुझे थोड़ा सा भी पार्ट छोड़ना नहीं है, तो फिर हम कहेंगे हर स्ट्रिप के और पार्ट बनाओ फिर, और उस केस में ये 18 के जगह एक ये बड़ा नंबर बन जाएगा n, और इसको कहा जाता है, क्या कहते हैं इसे? समेशन। समेशन। समेशन, सबको जोड़ना। और फिर हम कहते हैं कि देखो, मैथमेटिक्स में आपके पास एक चांस है कि आप इसके एकदम ही छोटे छोटे पार्ट कर दो, मतलब कुछ भी छूटेगा नहीं। एक, दो, तीन, चार, और इसके बीच में मैं अभी दूसरा बनाता हूँ। क्या जो पार्ट छूटा था वो एकदम ही कम हो गया क्या अभी? यस सर। यस सर। कैसे हुआ? तो ये स्ट्रिप बढ़ा दी। तो अगर मेरी ये स्ट्रिप बहुत बढ़ जाती है तो शायद से ये छूटने वाला पार्ट गायब हो जाएगा। पर अब अगर ऐसा करते रहेंगे तो ये n बहुत बड़ा हो जाएगा, और ये कैलकुलेट करते करते अपनी 12 खत्म हो जाएगी। 1,00,000 पार्ट बने छोटे से स्ट्रिप की। तो फिर ऐसे केस में आप ये समेशन को गायब करते हो। ये v है, समय के साथ चेंज हो रहा है, तो ये v इज फंक्शन ऑफ t, टाइम के साथ चेंज होने वाली वेलोसिटी। और ये dt को, ये जो डिफरेंस है dt, इसको बहुत छोटा कर दिया और उसे कहते हैं dt, बहुत छोटा सा। एंड दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन। क्या थोड़ा थोड़ा ध्यान में आ रहा है इंटीग्रेशन क्या होता है? यस सर। इंटीग्रेशन मतलब हमें बेसिकली एरिया अंडर द कर्व निकालना है, बट हमारी कर्व जो है वो अगर एक प्रकार से स्ट्रेट लाइन नहीं है, वेरिएबल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप्स लेना पड़ेगा, एंड ऐसे छोटे छोटे सभी स्ट्रिप्स को जोड़ने का काम करना पड़ेगा। इस जोड़ने का काम इज इंटीग्रेशन। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि सर देखो, टाइम कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, तो T1 से शुरू हुआ, T2 पर खत्म हुआ। तो एरिया निकालना है कहाँ तक, से लेकर T2 तक। तो यहाँ पर बहुत बार हम लिमिट्स लिखते हैं, फ्रॉम T1 to T2। दीज आर कॉल्ड एज लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। क्या ध्यान में आया क्या? यस। ओके, तो जैसे हमने डेरिवेटिव को कहा था, डेरिवेटिव इज एक्चुअली स्लोप ऑफ लाइन। कौन से लाइन का? अ लाइन विच इज टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। वैसे हम इंटीग्रेशन को डिफाइन करेंगे, इंटीग्रेशन इज एक्चुअली एरिया अंडर द कर्व। कौन सी कर्व? विच इज गिवन बाय गिवन फंक्शन vt, v ऑफ t। इस केस में हमेशा वेलोसिटी और टाइम रहेगी क्या? नहीं, दूसरा भी रह सकता है।
ठीक है। सो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, अगर ये फिजिकली ध्यान में आया तो मैथमेटिकली या इसे सॉल्व करने की प्रोसेस ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है देखो मैं यहाँ पर ही आपको तुरंत बताता हूँ। फूलगोभी और टमाटर लेने की। अरे अरे म्यूट करके टमाटर खरीदो। देखो इस प्रकार से अगर हमारे कोई कर्व है तो उसकी ये टेंजेंट, इसका हमने स्लोप कैसे निकाला था? सर इसका हमने स्लोप निकाला था y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। ठीक है, सो बेसिकली y एक्सिस के प्रॉपर्टी को x एक्सिस के प्रॉपर्टी से डिवाइड किया था। ठीक है, अभी हम एरिया कैसे निकाल रहे हैं? y एक्सिस की प्रॉपर्टी विच इज v, इट इज मल्टीप्लाइड बाय x एक्सिस की प्रॉपर्टी। तो डेरिवेटिव मतलब y एक्सिस को x एक्सिस से डिवाइड करना, इंटीग्रेशन मतलब y एक्सिस को x एक्सिस से मल्टीप्लाई करना। क्या सही है? Yes, sir. तो इंटीग्रेशन इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, और इसलिए जिसको डेरिवेटिव आता है उसको इंटीग्रेशन आराम से आता है। मतलब क्या सर? तो जैसे हमने अभी तक डेरिवेटिव ऑफ x, ये क्या है? 1। तो अभी हम क्या कहते हैं, ये dx इधर चला जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स इज x। आया क्या ध्यान में? और एक बताता हूं, डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या लिखा था? Cos x. cos x। तो अभी हम क्या कहते हैं, ये dx इधर चला जाएगा, इंटीग्रल ऑफ cos x dx इज sin x। तो जिसको डेरिवेटिव आता है उसको इंटीग्रेशन आएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हम मैथमेटिकली अगर हमें सॉल्व करना है तो ऐसा समझना है, और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या एक्चुअल इंटीग्रेशन क्या है, हम इंटीग्रेशन मतलब क्या करते हैं, तो उसे इस प्रकार से समझना पड़ेगा। ठीक है, फटाक से डायग्राम निकाल कर लिख लो। निकाल लिए क्या डायग्राम? Yes, sir. ठीक है, जिन्होंने नहीं निकाली है कंप्लीट कर लो। ठीक है, सो मैथमेटिकली हमें कहना पड़ेगा, अगर हमें डेरिवेटिव्स पता है कुछ फंक्शन के तो वहां से हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। सो क्या मैं इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले लिख लूं?
चलेगा? Yes, sir. ओके। देखो मैं दोनों साथ में लिखता हूँ, मतलब अपना कंफ्यूजन सबसे कम रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 1 into dx इक्वल टू x। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑफ log x is 1 by x, therefore integration of 1 by x dx equal to log x। Derivative of e to the power x equal to e to the power x, integral of e to the power x dx equal to e to the power x। ठीक है, अब सिर्फ यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान में रखने के लिए जरूरी है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट ये क्या आता है? 0. 0. तो किसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा? 0 का। नहीं सर, ये तो हमें पता नहीं है, क्योंकि देखो इसका मतलब क्या है, 0 इंटू डी एक्स। 0 मतलब ये हमारी ये v की वैल्यू 0 हो गई, तो v इंटू डी टी, अगर ये 0 हो गया तो डी टी मतलब एरिया क्या आएगा, हमें कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम ऐसा नहीं लिखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 इंटू डी एक्स इज कॉन्स्टेंट। हम सिर्फ ऐसा कहते हैं कि देखो डेरिवेटिव ऑफ x, ये जब मैंने कैलकुलेट किया तब एक्चुअली ये ऐसा हो सकता है, दिस डेरिवेटिव इज x प्लस कांस्टेंट, और ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। सो एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स ये आना चाहिए x प्लस सी, वेयर c इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, वेयर c इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसलिए हम इन सभी फंक्शन में एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। ठीक है, ऐसा कब तक ऐड करना पड़ेगा, जब ये डेरिवेटिव जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना उसकी लिमिट नहीं है। लिमिट फिक्स है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, मैं इसका रीजन हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको ध्यान में लाकर दूंगा कि कांस्टेंट कंसीडर करने की जरूरत क्यों नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट कंसीडर करने की जरूरत जब इंटीग्रेशन को लिमिट्स रहेगी तब नहीं रहेगी। इंटीग्रेशन को लिमिट्स नहीं है तो कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ेगा। जब लिमिट्स नहीं होती है इट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट इंटीग्रल। इसका मतलब ऐसा है कि ये जो आपका ग्राफ है ये कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर खत्म हो रहा है ये हमें पता नहीं है। अगर लिमिट दी है तो इसका मतलब है आपका ग्राफ कौन से पॉइंट से शुरू हो रहा है और कौन से पॉइंट पर खत्म हो रहा है ये आपको पता है। दीज आर कॉल्ड एज फाइनाइट इंटीग्रल। ये फाइनाइट है, लिमिट्स पता है। इसके पहले वाला ये वाला जो था ये इनफाइनाइट था, ये कहाँ तक जा रहा है कहाँ पर खत्म हो रहा है हमें पता नहीं है। दीज आर कॉल्ड एज इनफाइनाइट इंटीग्रल्स। यहाँ पर ये कांस्टेंट सी कंसीडर करना पड़ेगा। क्या ध्यान में आ रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है, बस मतलब अभी इसकी हमें जरूरत नहीं है, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कहीं से पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस द सोल पॉइंट इज आपका कंफ्यूजन ना हो, कहीं पर ये दिया हुआ रहेगा तो आप उसे
समझ पाओ, आपने ये समझना चाहिए, ठीक है। चलो और कुछ फॉर्मूले लिखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या होता है? -1/x²। तो इसलिए मैं कहता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। क्या ये माइनस साइन इधर जा सकता है? दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करके, ये मतलब ऐसा किया मैंने। हाँ, एक स्टेप ऐड करता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई किया। माइनस माइनस प्लस, दिस इज 1/x²। और ये माइनस साइन, दिस इज माइनस मतलब -1 है। कांस्टेंट अंदर जा सकता है क्या? हाँ सर। कोएफिशिएंट बाहर निकल सकता है, कोएफिशिएंट अंदर जा सकता है। सो दिस इज ddx ऑफ -1/x। Therefore, integral of 1/x² equal to -1/x। ठीक है। अब ऐसा ही एक समझने लायक फॉर्मूला है, आपको ये पता है। एक मिनट है। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n क्या आता है? nx to the power n minus 1. And x raised to power n-1. n x टू द पावर n-1। अब देखो, हाँ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? Yes, sir. ये n नंबर है, ये इधर चला आया, ये कोएफिशिएंट है, तो क्या ये अंदर जा सकता है क्या? Yes, sir. ठीक है। अब मैं सिर्फ क्या कहता हूँ कि देखो, लेट n-1 इक्वल टू m, देयरफॉर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 1 इधर आएगा, m+1। ठीक है। सो क्या मैं ये यहाँ पर पुट कर सकता हूँ क्या ऊपर वाले रिलेशन में? Yes, sir. n के जगह कौन आ जाएगा? Yes. M plus 1. M और plus 1. यहाँ पर n-1 के जगह, M plus 1. और इसलिए अभी आप कहोगे इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर m dx इक्वल टू x टू द पावर m+1 अपॉन m+1। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें इसकी आदत होती है x टू द पावर m की, ठीक है, इसलिए ऐसा किया, बाकी कुछ भी रीजन नहीं है। एक मिनट, ध्यान में आया क्या डिफरेंस क्या है? Yes, sir. Yes, sir. मैं लगे तो आपको ये एक बार एक्सप्लेन करता हूँ क्या किया है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट ही की है। हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n x रेज टू द पावर n-1। तो मैंने दोनों साइड को n से डिवाइड किया, तो यहाँ पर आ गया 1/n डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n। यहाँ n से डिवाइड किया तो ये n कट हो गया, x टू द पावर n-1। अब दिस इज लाइक कोएफिशिएंट, ये डेरिवेटिव के अंदर जा सकता है, हमारा 15 फॉर्मूला। तो कोएफिशिएंट अंदर गया, डेरिवेटिव ऑफ
x to the power n upon n इक्वल टू x to the power n minus 1। सिर्फ थोड़ी सी एडजस्टमेंट के लिए मैंने कहा चलो n minus 1 को n पकड़ लो, तो n की वैल्यू हो जाएगी n plus 1। अपने रिलेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो n के जगह आ गया n plus 1। डेरिवेटिव ऑफ x to the power n plus 1 अपॉन n plus 1 इक्वल टू x to the power n। ठीक है, और फिर अपना नॉर्मल रूल, अगर एक आधे फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन है तो वो दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन ये उसका डेरिवेटिव ये फंक्शन आएगा। ठीक है, so integration of x to the power n dx equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1। क्या रहेगा ध्यान में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो, Yes, अगर sir. थोड़ा सा अपने लॉजिक से समझते हैं तो डेरिवेटिव मतलब क्या, x से डिवाइड करना। इसलिए देखो ये x to the power n इस मतलब इसकी डिग्री x से कम हुई थी, n minus 1 हो गई। इंटीग्रेशन मतलब क्या, x से मल्टीप्लाई करना, इसलिए देखो x to the power n की डिग्री x से बढ़ गई, x to the power n plus 1 हो गई। ठीक है, अभी मैंने जो कहा इसका हमारे ग्राफ के साथ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के साथ रिलेशन है। क्या कहा मैंने, x to the power n का डेरिवेटिव लेना विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, या डेरिवेटिव लेना मतलब डिवाइड करना, तो पावर इक्वेशन की डिग्री ये एक से कम हो गई। इंटीग्रेशन मतलब मल्टीप्लाई करना, तो हमारा जो इक्वेशन है उसकी पावर एक से बढ़ गई। ठीक है, मैं बताऊंगा ये यूज होगा अपने इसमें। चलो, और कुछ फॉर्मूले देखने हैं। अपने काम का है डी डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या आता है, 1/2 रूट एक्स। क्या ये 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में जाकर अंदर जा सकता है? Therefore, integration of 1/root x dx equal to 2 root x। ठीक है, चलो अब जाते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स cos x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू साइन x। डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन x, क्या माइनस साइन इधर जा सकता है? तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx इक्वल टू माइनस cos x। ठीक है, ये इन सब के साथ c रहेगा। हाँ, डेरिवेटिव ऑफ tan x डेरिवेटिव ऑफ cot x minus cosec square x, therefore integration of cosec square x dx equal to minus cot x। इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी पहले डेरिवेटिव लिखना है।
डेरिवेटिव ऑफ कौन बचा है, साइन कॉस टैन कॉस, Sec x. हो गया। Sec x. क्या आता है ये, Sec x into tan x. sec x into tan x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x इक्वल टू sec x, ठीक है। वैसा ही डेरिवेटिव ऑफ cosec x माइनस cosec x cot x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x इक्वल टू क्या आने वाला है, माइनस cosec x। तो अब देखो इसमें से अपने ज्यादा काम के कौन आते हैं, साइन कॉस और ये वाले भाई साहब x टू द पावर n, ठीक है। ये बहुत ज्यादा काम के हैं, हाँ? बाकी तो ठीक है, बाकी का इतना ज्यादा टेंशन नहीं लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी के मन में आ सकता है सर उधर जैसे प्रोडक्ट रूल चेन रूल है वैसे इधर क्या है, तो इधर इंटीग्रेशन बाय पार्ट नाम का एक पार्ट है और उसको अभी इमीडिएटली हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना हमें ध्यान में आना चाहिए कि बाबा डेरिवेटिव मतलब ग्राफिकली मुझे कहना है तो डेरिवेटिव मतलब होता है स्लोप ऑफ ए लाइन, कौन सी लाइन, अ लाइन विच इज टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट, ठीक है। मतलब क्या, डेरिवेटिव मतलब स्लोप है, एखादे वैल्यू एखादे फंक्शन मतलब एखादा छोटा सा चेंज होने के कारण फंक्शन में कौन सा छोटा सा चेंज होता है ये देखना है डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन क्या है, तो इंटीग्रेशन के लिए हम कहते हैं इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। हम अपने यहाँ क्या कैलकुलेट करते वक्त क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन मतलब क्या है, अगर छोटे से चेंज के कारण एक आधे वैल्यू में छोटी सी चेंज हो रही है तो ऐसे सभी छोटे छोटे चेंज को जोड़ना, ठीक है। ये ध्यान में रखना, छोटी छोटी चीजें जोड़कर जब आप एक आधी चीज निकालते हो तो आपको जरूरत पड़ती है इंटीग्रेशन, ठीक है। और इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व। मैथमेटिकली अगर आपको करना है तो आपको कहना पड़ेगा कि देखो डेरिवेटिव अगर आपको पता है तो इंटीग्रेशन आपको डेरिवेटिव के अपोजिट करना पड़ेगा। हाँ अनिरुद्ध बोला, काय म्हणणं आहे? सर तुम्ही या फिफ्थ फॉर्म्युल्यात काहीतरी डिग्रीचं सांगितलं होतं ना, ते मला ऐकून नाही आलं. काहीच नाही पा, डेरिवेटिव्ह करताना आपण काय घेतो, इथे dx ने डिवाइड केलं याची डिग्री 1 ने कमी झाली, n-1 झाली, कारण की डेरिवेटिव मतलब y एक्सिस के प्रॉपर्टी को x एक्सिस के प्रॉपर्टी से डिवाइड करना। इंटीग्रेशन मतलब क्या, एरिया निकालना। तो एरिया निकालते वक्त क्या करते हैं आप, y एक्सिस को x एक्सिस से मल्टीप्लाई करते हो, तो इसलिए डिग्री 1 से बढ़ जाती है। ठीक है सर, थैंक यू. ये यहाँ पर बताया था मैंने, डेरिवेटिव मतलब स्लोप लेते हैं, y के प्रॉपर्टी को x से डिवाइड करते हो। इंटीग्रेशन मतलब एरिया निकालते हो, y को x से मल्टीप्लाई करते हो। तो y इज फंक्शन ऑफ x, तो इसकी यहाँ पर x के किसी फंक्शन को x से मल्टीप्लाई करोगे तो डिग्री 1 से बढ़ेगी, x के किसी फंक्शन को x से डिवाइड करोगे तो डिग्री 1 से कम होगी, ठीक है। क्या इतना सभी को ध्यान में आया है? Yes. ओके बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। मैं सर एक बार स्लाइड दिखाइए ना. हाँ दिखाता हूँ, एक सेकंड।